In today's lecture, we are going to start our discussion with the concept of cell. तो मुझे कौन बोलेगा what is cell? पहले हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या आता है. What are the parts of the chapter of the cell? Am I able? You people, we are able to hear me clearly? आपको मैं सुनाई दे रही हूँ properly बेटा? Yes, ma'am. और Yes. स्क्रीन भी विजिबल है? Yes, ma'am. Point, we know we are connected to each other via internet connection. अगर कभी भी आपको लगे कि हाँ मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है या आपकी साउंड क्लियर नहीं आ रही है, प्लीज लेट मी नो एट दैट टाइम. हम इस चैप्टर में सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हैं. देन वी कम टू नो अबाउट द सेल थियरी that is proposed by with two scientists. Cell की size की variation we come to know about prokaryotic cell, eukaryotic cell. Eukaryotic cell को बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे. What are the different organelles? We will talk about nucleus and ribosome. We will talk about endomembrane system, vesicles and vacuoles. Energy related organelles like chloroplastid and mitochondria and cytoskeleton. So these are the different aspects we are going to cover in the chapter. I guess all these aspects are covered in the chapter. ठीक है? So सबसे पहले we will start our lecture with the definition of cell. So जिन्होंने पढ़ा है, can you define cell? What is cell? Yes, ma'am. Ma'am, may I define? Yes, yes. Ma'am, the structure and function unit of all living organism is known as cell. बहुत आसानी से डेफिनेशन होता है. विकी, थैंक यू बेटा, यू करेक्टली डिफाइंड सेल. बट पर्व ने हैंड रेज किया था, तो आई वांट टू आस्क पर्व ये क्या है? ये तो डेफिनेशन है जिसमें बहुत प्यार से बोल दिया गया है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल. तो इसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं? पर्व, कैन यू कास्ट सम लाइट अपॉन दैट? एनी आइडिया? सेल क्योंकि हमारी बॉडी है ना सेल से बनी होती है, क्योंकि हमारी डेली लाइफ के जो फंक्शन होते हैं ना वो सेल ही परफॉर्म करते हैं, और उसके अंदर कई डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, इसीलिए शायद इसे स्ट्रक्चर कहते हैं. हाँ, बट सेल कैसे परफॉर्म करते हैं? मैं जब सांस लेती हूँ सेल सांस लेता है? मेरी ये क्वेश्चन है. फंक्शनल इसलिए बेटा कि सेल्स के जो फंक्शन होते हैं दैट इज एक्यूमुलेटेड. मतलब सेल, एक सिंगल सेल जो फंक्शन करता है दैट इज एक्यूमुलेटेड इनटू टिश्यू. टिश्यू का जो फंक्शन है दैट इज एक्यूमुलेटेड इनटू ऑर्गन, और ऑर्गन सिस्टम की जो ऑर्गन्स की जो फंक्शन है दैट इज एक्यूमुलेटेड इन ऑर्गन सिस्टम, और इससे फाइनली बनता है एक ऑर्गेनिज्म. सो अल्टीमेटली अगर एक ऑर्गेनिज्म को हम यूनिट में डिवाइड करें, if we want to divide an organism into unit, what do we mean by unit? ये शब्द का क्या मतलब होता है? structural and functional unit. What is an unit? Unit क्या होती है? Ma'am, can I say? Yes बेटा. Ma'am, unit is the smallest particle or the component of any system which further helps to complete the system. चलो सही है. शाह, ऋतु, तुम क्या बोलना चाहते हो बेटा? You want to say something else बेटा? ऋतु. Ma'am, unit means the
Yes, ma'am. Unit means the basic component of any system or assembly which further helps it to function it properly Yes. or अगर defines it. हम लेट मी टेल यू वेरी सिंपली, अगर हम एक दीवार को देखते हैं, उसकी यूनिट क्या है? ईंट है. Smallest part which has the property of that thing is called unit. ओके, सो आप अगर देखो तो एक ऑर्गेनिज्म, अभी जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, बात करते हुए मेरे उंगलियां मैं हिला रही हूँ, तो इट इज getting moved with the help of my skeletal system and muscular system. अब मस्कुलर सिस्टम में हर एक मसल की वजह से मस्कुलर सिस्टम काम करती है. मसल टिश्यू मेक्स मसल्स, और मसल टिश्यू किससे बनी हुई है? सेल से. यानी अल्टीमेटली एक सेल जो काम करता है, दैट इज मैग्निफाइड एज अ फंक्शन ऑफ द होल ऑर्गेनिज्म. So that's why we call it as a structural and functional unit of life. Okay, very well answered question. अब हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे. We will move ahead to the next topic, that is called cell theory. सेल थियरी एक मजेदार थियरी है जो 1830 में प्रपोज किया था. And it was proposed by these scientists started working in the year 1830. और obviously even if it is a theory, कोई आप बोल दो and सभी मान ले, ऐसा तो होगा नहीं. So it took some time for those scientists to work upon those theories, and 38-39 में it was published. दो लोगों ने इस पे काम किया था and they were not team. इनमें से शेल्डन एंड श्वान, वन वाज बॉटनिस्ट, अदर वाज जूलॉजिस्ट. एक ने प्लांट की सेल की प्रॉपर्टी के ऊपर काम किया था एंड द अदर वन स्टडीड विद द प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल सेल. सो आफ्टर दैट इट वाज स्टेटेड द सेल थियरी वाज ओरिजिनेटेड. ओके, सो बोथ ऑफ देयर एफर्ट्स वर combined to give you the cell theory. तो क्या है सेल थियरी? कौन बोलेगा? May I speak? Yes, Vicky. Ma'am, all living organisms are composed of cell and the product of cell. Second, all cell arise from pre-existing cells. So यहाँ मेरी एक क्वेश्चन है जो हम 12th में बात करेंगे. अगर दुनिया में सारे सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से आए हैं, तो दुनिया का पहला सेल कहाँ से आया? एक क्वेश्चन है, पता है, बहुत जोक मारी जाती है, अंडा पहले कि मुर्गी पहले? Yes, ma'am. Ma'am, may I? यस बेटा बोलो. Ma'am, from the non-living components from the surrounding. It is true. We will study about it in detail in grade 12. जब हम evolution पढ़ेंगे ना, at that time we will study about it in detail. Okay, so it is said that all organisms are composed of cell. अगर वो living है तो उसमें cell रहना compulsory है. All cells come from pre-existing cell. मतलब कोई भी सेल कहीं इनएनिमेट ऑब्जेक्ट से आया नहीं है, कोई सेल से पहले प्री एग्जिस्टिंग सेल था. दिस वाज प्रेडिक्टेड बाय रुडोल्फ वर्चॉव एंड इसके बाद इट वाज सेड आल्सो कि सेल्स आर द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म. तो ये तीन पोस्टुलेट्स थे सेल थियरी. बट जैसे कि जैसे सेल थियरी आया, इसके कुछ ऑब्जेक्शंस भी थे. व्हाट वर दोस ऑब्जेक्शंस? ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट सेल थियरी क्या क्या थे? बोलो. व्हाट वर द ऑब्जेक्शंस ऑफ सेल थियरी? क्या 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 कंसेप्ट था जो उसने एक्सप्लेन नहीं कर पाया?
Ma'am, may I speak? Yes, beta. Why I am asking, because you said कि ये chapter पढ़ा दिया गया है. That's why my pace is quite high and like I am revising and I expecting answers from you. That's why I am asking this many questions. Ma'am, in many organisms, the body is not differentiated into cells. Through it, many have numerous nuclei. No, this is not correct at all, बेटा. क्योंकि organism मतलब उसमें cell तो होगा ही. कौन सा organism है जिसमें cell नहीं है? जैसे, can you give me example? ऐसा कौन सा organism है जिसमें cell नहीं है? Ma'am, Yes, Rutu. ma'am, can we consider virus in cellular organisms? So, but it is not organism, no? It's between borderline of living and non-living. It can be called organism when it only once it is present inside the host. Organism शब्द कभी भी वायरस के लिए यूज नहीं होता है, क्योंकि वायरस ऑर्गेनिज्म है ही नहीं. होस्ट सेल के बाहर इट इज इक्विवेलेंट टू सॉल्ट एंड शुगर, उसके अंदर लाइफ ही नहीं होती बेटा. Ma'am, viruses are the connecting link between Living and non-living, no, they are connecting link, but they are not organisms. Yes, ma'am. उनके लिए हम वायरस के लिए ये ऑर्गेनिज्म शब्द यूज नहीं कर सकते. Ma'am, so objection first, which I think might came from where the first cell was formed. Yes. maybe originated. इसीलिए इसके अलावा लाइक न्यू सेल फ्रॉम ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, इसके लिए एक स्टेटमेंट भी है, वो काफी बार नीट में पूछा जाता है. दैट इज कॉल्ड ओमनिस सेल्यूला. ओमनिस सेल्यूलाई सेल्यूला. और कई बार क्या होता है, ये पूछा जाता है कि किसने प्रपोज किया है, एज इट इज पार्ट ऑफ सेल थियरी. लोग गलती से लिख देते हैं शेल्डन एंड श्वाम, बट इट वाज सेड बाय वर्चो. ओके, तो ऑब्वियसली सो मेनी ऑब्जेक्शन वाज देयर कि आपने इलैबोरेट नहीं किया है that how actually cell theory is proposed and what are the details were missing in this cell theory. So there was a concept of proposal of modern cell theory. So what is a modern cell theory? Yes beta. मैम, थियोडोर श्वान तो ब्रिटिश से बिलोंग नहीं करता था. हाँ, सो उससे क्या लेना देना होता? मैम, आपने जर्मन जूलॉजिस्ट लिखा था इसलिए मिसगाइड हो गया था. कौन, मतलब क्या स्वान? नो नो. यस मैम, आप Sheldon was German, no? यस मैम. Sheldon was German. वो ब्रिटिश कहाँ से होने लगा? मैम, श्वान तो ब्रिटिश नहीं, it जूलॉजिस्ट is था. for Sheldon written. Respectively, you have to consider. So I want to share that there is a modern cell theory. I want to talk about that. So these are the different milestones in the discovery of cell. One was discovery of cell by Robert Hooke, and he was the first person who like observed the cell. But उन्होंने जो cell देखा था that was like non-living, and he observed it for a thin slice of pork, और उनके खुद के डिजाइन किए हुए कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने उसको देखा था.
और उन्होंने बोला कि दिस इज सेल, सेल मीन स्मॉल चेम्बर, दैट इज व्हाट ही प्रपोज्ड लाइक। इसके अलावा ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया देखा था, and Robert Brown talked about the nucleus, and after this there was discovery of the cell theory, and this is the postulates of modern cell theory. First of all, it has some part of cell theory, but they added a few concepts or lines. They said that cell is the fundamental structural functional unit of living organisms. Very correct, which is same. New cells arise from pre-existing cells through division. All new cells containing same amount of and degree of genetic information as in parent cell. For example, अगर माइटोसिस सेल डिवीजन से ह्यूमन बॉडी की सेल डिवाइड हो रही है, तो उसके केस में पेरेंट के अंदर जितने क्रोमोसोम नंबर है, ऑफस्प्रिंग जो नए सेल्स जो बन रहे हैं, दे विल हैव द सेम क्रोमोसोम नंबर। समझो हमारे स्किन में कभी कट हो गए, आपने देखा है वहां का घाव धीरे धीरे भर जाता है, Yes, तो Yes, घाव ma'am. कैसे भरता है? Yes, ma'am. जो with the help of सेल्स है वो डिवाइड platelet. करके पुराने सेल जो चले गए हैं, जो खराब हो चुके, उनकी जगह ले ली। तो आप अगर उनकी क्रोमोसोम नंबर काउंट करोगे तो आप देखोगे जिन सेल से वो बन रहे हैं उनमें भी 46 क्रोमोसोम्स है, और आपके नए बने हुए सेल्स में भी 46 ही क्रोमोसोम होगा। ह्यूमन के लिए नॉर्मल केसेस में क्रोमोसोम नंबर हमेशा 46, ठीक है। बट अगर वही चीज आप किसी और ऑर्गेनिज्म में ले लो, क्रोमोसोम नंबर वेरी करेगा। जैसे ड्रोसोफिला में 8 होगा, पी प्लांट आपने पढ़ा होगा, मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें 14 होगा। तो ये एक फिक्स है, एक स्पीशीज की क्रोमोसोम नंबर हमेशा फिक्स होती है। नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला कि एनर्जी फ्लो अकर विद इन सेल्स, मतलब सेल्स आर शेयरिंग नॉट ओनली मटेरियल। हमें ये पता है कि एक सेल से दूसरे सेल डिफ्यूजन ऑस्मोसिस के द्वारा डिफरेंट सब्सटेंसेस कैन मूव ऑन, बट अदर देन दैट एनर्जी इज आल्सो फ्लोइंग फ्रॉम सेल टू सेल। Cells contain hereditary information, that is DNA. It is the first term। ये एक्चुअली शेल्डन श्वान के लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हेकल ने 1866 में ही डिस्कवर्ड अबाउट द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट्स, उसके ऊपर काम हुआ था। सो इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर शेल्डन एंड श्वान टू टॉक अबाउट दैट। सो इसीलिए ये कंसेप्ट सेल डॉक्ट्रिन में डाला गया। बेसिकली सिमिलर स्पीशीज के सारे सेल्स के केमिकल कंपोजिशन सेम होते हैं, इफ नॉट देन इट इज डिफेक्ट। इसीलिए देखना हम सबसे पहले क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं जब भी कोई बीमारी की इंडिकेशन करनी होती है। ऑल नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर cells, and some organisms are made up of one cell, and they are called unicellular organisms, and they may be made up of multiple cells, that is called multicellular organisms। But whatsoever it is, even if in case of multicellular organism, उनकी जिंदगी भी किससे शुरू होती है, सिंगल सेल से। हमारे लाइफ की पहली सेल कौन सी थी जिससे हम इतने बड़े हुए, कौन बोलेगा मुझे? क्या नाम है उस सेल का जिससे ह्यूमन बीइंग बनता है आफ्टर रिप्रोडक्शन फ्रॉम पेरेंट्स? क्लास? Ma'am, zygote. यस, जाइगोट, वेरी करेक्ट। जाइगोट ही डिवाइड होके डिफरेंशिएट होके ऑर्गेनिज्म बनाता है, ठीक है। अब activity or function of organism depend on the sum total of the activity of cells present in it। और cells में modification भी हो सकता है, जैसे multicellular organism में एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं division of labor। So what do we mean by this word division of labor? कोई बता सकता है? Have you heard about this word division of labor? Yes, ma'am. बोलो बेटा।
ऋतु बोलो। Ma'am, division of labor means distribution of functions वेरी गुड। that a specific group of cells will perform specific functions. जैसे कि हमारे बॉडी में आई सेल्स आर देयर, दे आर यूजफुल फॉर लुकिंग इनटू एन ऑब्जेक्ट, देखने में वो मदद करता है। वैसे ही हर एक ऑर्गेनिज्म के हर एक पार्ट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज के सेल्स की हर एक फंक्शन होती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर। सो उसके वजह से उनकी स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस भी पाए जाते हैं, ठीक है। सो दैट इज रियली अमेजिंग एंड वी विल नाउ लुक इनटू के वेरिएशन होती है, ये जो वेरिएशन या डाइवर्सिटी होती है, this is something which is actually marvelous, and organism can show this type of variation depending on their function. So yes beta। मैम हमको मैम ने एक नीट का पेपर दिया था, तो उसमें मतलब दिया था कि which of the statement is correct according to cell doctrine। तो मैम सेल डॉक्ट्राइन मतलब ये मॉडर्न सेल थियरी में yes it is called cell अलग doctrine। टर्म। इसको डॉक्ट्राइन इसलिए बोला जाता है क्योंकि it was enriched time by time and many people contribution is there, ओके मैम। that's why it is called cell doctrine, modern cell theory। सेल थियरी की कोई चीज रॉन्ग नहीं थी, बट इट वाज नॉट इलेबोरेट, उसमें डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन नहीं था, दैट वाज मिसिंग, इसीलिए सेल डॉक्ट्रिन की जरूरत पड़ी। यस ऋतु बोलो बेटा, यू हैव अ क्वेश्चन। Ma'am, the statement that all cells originate from the pre-existing cells was given by Rudolf Virchow. तो मैम जो सेल थियोरी है वो तो सिर्फ श्वेन और श्रिलिन ने दी थी, तो मैम फिर ये स्टेटमेंट उसमें उन्होंने रुडोल्फ वर्चो का ये जो स्टेटमेंट है ओमनिस सेल्युलर सेल्युली, दे मेड इट पार्ट ऑफ सेल थियरी। देखो ये लेट मी टेल यू वन थिंग बेटा, यू पीपल आर टू यंग टू अंडरस्टैंड, आई कैन टेल यू इलेबोरेटली अबाउट इट because actually I am doctorate and I have done PhD। क्या होता है, science is a kind of what I can say transfer of data। जब भी कोई एक इंसान एक एक्सपेरिमेंट करके सक्सेसफुल होता है, वो उसकी खुद की एफर्ट नहीं होती है, क्यों? क्योंकि उससे पहले जितने लोगों ने उस मामले में काम किया है वो उसकी स्टडी करता है। दिस इज कॉल्ड एज कलेक्शन ऑफ रेफरेंस। जैसे कि समझो मैंने अश्वगंधा पे काम किया, तो मैंने क्या किया था, मैंने सबसे पहले 6 महीना बैठ के अश्वगंधा में दुनिया में किसने क्या काम किया है उसके ऊपर स्टडी कि कौन सा काम बाकी है, कौन सी नई चीज मैं करूं तो ये दिस विल बी डन। और वो करते हुए when I published my work somewhere, I need to refer and quote it। बट आप अगर कोट कर रहे हो आपको लिखनी पड़ेगी कि ये स्टेटमेंट वाज डन बाय रुडोल्फ विर्चो, बट यू कैन कोट इट, यू कैन मेक इट पार्ट ऑफ योर रिसर्च। सो वैसे ही उन्होंने रुडोल्फ विर्चो की जो स्टेटमेंट है, दे मेड इट अ पार्ट ऑफ their cell theory and they mentioned that it was quoted by Rudolf Virchow। Understood? Yes ma'am। Good question, I really appreciate it। मतलब अगर आप देखो किसी भी क्लास में बच्चों को पढ़ने में मजा आता है नहीं आता है, दैट्स अ थिंग, ऑब्वियसली टीचर बहुत बोरिंग पढ़ाए तो हम बोर होते हैं, बट टीचर को पढ़ाने में मजा आता है कि नहीं, ये किसको कहाँ से पता चलता है, बच्चों से। So if you people keep on interacting, I am really going to enjoy the class and I think it will be better from both of us side। तो हम बेस्ट अपना ला सकते हैं। I really like, जितनी छोटी सी भी डाउट है ऐसा सोचो मत कि दूसरे क्या सोचेंगे, आप प्लीज मुझसे क्वेश्चन पूछ लेना। हाँ बेटा, चलो हम आगे बढ़े। ऑर्गेनिजम्स एंड सेल्स। ऑर्गेनिजम्स हमेशा सेल से बने हुए होंगे, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि इवन इफ इट इज स्मॉल फ्लावर विच इज एन एग्जांपल ऑफ अ प्लांट, उसके अंदर भी लीफ के अंदर भी सेल्स होते हैं। इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ अ रैबिट, इट इज आल्सो हैविंग द cells। So
Are all cells present in the universe same? No, it's not same. यहाँ एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन दिया है, डिपेंड ऑन द साइज. आप देख सकते हो all atoms are actually the basic unit from which cells are prepared. तो हम देख सकते हैं कि एटम सबसे छोटे होते हैं. It's having size of 0.1 nanometer. एटम्स जो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जैसे कि माइक्रोमोलिक्यूल्स जिनकी साइज छोटी होती है, हम इनके बारे में पढ़ेंगे. यू हैव अ चैप्टर इन ग्रेड 11 कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स, उसमें हम इनके बारे में पढ़ेंगे. तो ये अमीनो एसिड्स आर बिगर देन एटम्स बिकॉज मोर देन वन एटम्स आर कंबाइंड विद दिस मॉलिक्यूल, माइक्रोमोलिक्यूल अमीनो एसिड. नाउ मेनी अमीनो एसिड्स विल कंबाइन टू गिव यू प्रोटीन, so that's why protein size is comparatively bigger. Virus is this one. It's having size ranging from 10 to 100 nanometer. अब आप मुझे पूछ रहे थे कि मैम वायरस को क्यों ऑर्गेनिज्म नहीं बोलते. किसी भी चीज को ऑर्गेनिज्म बोलने के लिए, उसको लिविंग बोलने के लिए उसकी मिनिमम साइज और मिनिमम स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट होता है. तो आप देख सकते हो कि हमारी यूकैरियोटिक सेल की जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, दे आर बिगर देन वायरस. So this is acellular, so we cannot call it organism. Chloroplast, that is cell organelle. Now bacteria are bigger than the organelle. Plant and animal cell, that is eukaryotic cell, are bigger. Human egg, it is quite bigger, but frog egg cell, यहाँ egg मतलब it's not about the egg, it's about the female gamete egg. And you can see कि एक चूहे से भी बड़ा होता है एक ऑस्ट्रिच का एग. ऑस्ट्रिच एग is the biggest single cell. Then rose plant, human being, blue whale. But I must say कि एक चीज आप जान लो, ये बहुत बैकडेटेड कंसेप्ट है. दुनिया की सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म कौन है? ऑस्ट्रिच एग. कौन बेटा? विकी, Whale. can you repeat? Whale. No, it's a backdated concept. Let me tell you, दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म अब वेल नहीं रहा. इट्स अ फंगस. उसकी नाम है आर्मी लारिया मिलिटिया. ये एक फंगस है जो अमेरिका के जंगल में बढ़ रहा है. And during cell division, it is already exceeded the size of blue whale. So currently, it is the largest organism in the planet Earth. ये blue whale से भी बड़ा है. More than 1 kilometer इसकी ये पहुंच चुका है. इसकी साइज स्प्रेड करके, डिवाइड करके वो अपने साइज को बढ़ाया जा रहा है. स्टिल इट इज गोइंग. ठीक है. सो ब्लू व्हेल इज नॉट द लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑफ द प्लैनेट. चलो हम एक नई चीज सीखते हैं. मैम यस बेटा. मैम ये जो फंगस आपने कहा, मैम हम इसको ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं बोल सकते. फंगस तो सेल से ही बने हुए हैं ना बेटा. बट इट इज अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, नॉट यूनिसेलुलर. ये सही है. वायरस. यस बोलो. यस. एल्गेस ऑर्गेनिज्म में आएगा. कौन कौन? एल्गे. हाँ, ऑर्गेनिज्म में आएगा. अदर देन वायरस एंड प्रायोन प्रोटीन्स, और जो सेल से बना हुआ है वो सभी ऑर्गेनिजम्स हैं. इवन इफ बैक्टीरिया इज एन ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ऑल्दो इट इज नॉट यूकैरियोटिक बट इट इज हैविंग प्रोकैरियोटिक सेल. क्लियर टू एवरीवन? यस मैम. यस मैम. तो Yes.
ये सर्च करके देखना तुम, आपको इंटरनेट में मिल जाएगा अबाउट आर्मिलरिया मिलिटिया, इंटरेस्टिंग सा है। ओके चलो लेट्स मूव अहेड नाउ। सो हम देख सकते हैं कि अगर ऑर्गेनिज्म लेवल में इतनी डाइवर्सिटी है तो ऑब्वियसली सेलुलर लेवल में भी डाइवर्सिटी होगी। अगर एक बैक्टीरियल सेल को हम देखें तो बैक्टीरियल सेल कैन रेंज इन द साइज फ्रॉम 1 millimeter to 1 micrometer से बीच में रेंज में आता है। और हर एक सेल का ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये तो हम सबको पता है, सो आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट द डाइवर्सिटी हियर। आई वांट टू डिस्कवर अबाउट दिस हाइलाइटेड वर्ड, दैट इज सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो। व्हाट डू वी मीन बाय दिस वर्ड सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो? ये क्या है बताओ? आपको पता है हाउ टू इंक्रीज सरफेस एरिया? चलो मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछती हूँ। एक कंघी है छोटी सी, और सेम साइज का एक लकड़ी का पट्टा है। विच वन विल हैव मोर सरफेस एरिया? मैम लकड़ी के। So let me mark them as A and B. How many of you think that A will have more surface area and why? And how many of you think that B will have more surface area and why? तो सबसे पहले A वाले B वाले लोग हैंड रेज करो। चलो किनको किनको लगता है? किसी को नहीं? How many of you think that B will have more surface area? विकी को लगता है। अच्छा बाकी सबको ए लगता है। सो लेट मी टेल यू ए इज करेक्ट, क्योंकि देखो बेटा एक लकड़ी का जो पट्टा है उसकी जो भी एरिया है दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय द सरफेसेस। कितने सरफेस होंगे उसके पास? कितने सरफेस होंगे? 6 सरफेस होंगे ना। तो बट इन केस ऑफ दिस यू हैव, अगर आप एक कंघी को देखो, कंसीडर करो आप एक धागे से इसका ये सरफेस मेजर कर रहे हैं, ठीक है? ये सरफेस की लेंथ कितनी होगी? कंसीडर करो इफ यू आर मेजरिंग इट, इट्स कमिंग एज 10 सेंटीमीटर, ठीक है? अब वही धागे को आप यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट में यू आर टेकिंग इट थ्रू द क्रिवेसेस, तो उसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? आप अगर उस धागे को ऐसे ले गो, ऐसे ले, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, ऑब्वियसली इट विल बी मोर देन 10 सेंटीमीटर, इजंट इट? सो ऑब्वियसली इट विल हैव मोर सरफेस एरिया। इसीलिए आप देखो आपकी जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में, पता है आपने 10th ग्रेड में पढ़ा होगा कि विलाई होता है, विलाई होती है जो एब्सॉर्ब करता है, उसकी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्यों चाहिए? क्या फर्क पड़ता है? क्यों स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर का वॉल ऐसा नहीं है? वॉल तो ऐसे भी एब्सॉर्ब करेगा। Why you need to have a finger like projection like this in small intestine? उससे क्या फायदा होगा? ये ऐसा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होने से इट इंक्रीज द सरफेस एरिया। तो ये बहुत जरूरी है, सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो। एक ऑर्गेनिज्म की सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो एक बैक्टीरिया जो है उस बेचारे के पास तो 2 सेल नहीं है, उसकी तो दुनिया ही उसकी सिंगल सेल है ना? सो लार्ज सेल्स जो होती है, क्योंकि उनकी सरफेस एरिया ज्यादा होती है, सॉरी वॉल्यूम ज्यादा होती है, इसीलिए सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो जो होती है वो जनरली कम होती है। एंड वॉल्यूम ऑफ सिंगल सेल या छोटे सेल्स जो होते हैं वो क्या होती है, उसकी वॉल्यूम कम होने की वजह से उनकी सरफेस एरिया टू वॉल्यूम का जो रेशियो होता है दैट इज मोर।
That is how small cellular organisms, even if they are unicellular, they manage to live efficiently. ठीक है, और ये वॉल्यूम, सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो जरूरी है। क्यों? देखो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। कंसीडर करो एक बैक्टीरियल सेल, ठीक है। अब बैक्टीरिया जब खाना खाएगा, न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन करने के लिए कौन है उसके पास? विच सिस्टम इज अवेलेबल देयर? कैन यू टेल मी? उसका वही सेल, यस और नो? क्लास, Ma'am, can you repeat? I said कि there is a bacteria which is unicellular, okay? अब ये unicellular bacteria जब किसी भी केस में it is going to go for any kind of what I can say process like absorption of food from the surrounding, तो उसके absorption of food करने के लिए उसके पास ऑप्शन क्या है? वही सिंगल सेल ही ऑप्शन है। अगर एक्सक्रीशन ma'am. करनी है उसके लिए भी ऑप्शन क्या है? सिंगल सेल। Single cell. तो उसकी सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ज्यादा होना जरूरी है टू मेंटेन द एफिशिएंसी, डोंट यू थिंक? Yes, Yes. ma'am. यस, जबकि इन केस ऑफ लार्ज सेल्स which are present generally in multicellular organism, they have many cells, they have specialization, they have division of labor कि ओके चलो मेरे पास इतने सेल्स है, इतने सेल्स में से इतने ही एब्जॉर्प्शन करेंगे, इतने ही एक्सक्रीशन करेंगे। That's why even if their surface area to volume ratio is lower as compared with the small cells, they manage, वो मैनेज कर सकते हैं, उनको दिक्कत नहीं होती, ठीक है। So this is a very good exception, sorry, example by which they explain the surface area to volume ratio. देखो एक 4 सेंटीमीटर क्यूब है, इसको इन्होंने कट किया है horizontally and vertically in 2 planes perpendicular to each other. इससे इनकी सरफेस एरिया कैलकुलेशन आप देखो, आपको पता चल जाएगा कि कैसे सरफेस एरिया बढ़ रहा है। It's a very nice example. I'm not at all explaining it. You can have a look into it. It will clear your concept. देखो इसको, कैलकुलेशन में कहीं कोई डाउट है? यू आस्क मी। Is it clear to everyone? Yes, Yes, ma'am. हाँ तो बोलो, हम आगे बढ़े। We don't have time. Yes, ma'am. 52 chapters in grade 11. You know how many chapters? 22. हाँ, तो हमें 22. खत्म करनी है। We have to finish on time. So in case of grade 11, we need to be a bit faster. Okay, चलो. So this is how surface area volume ratio decides functionability. तो आज हम सबसे पहले we need to talk about the microscope, because microscope why I want to discuss here, क्योंकि you must be thinking कि मैम माइक्रोस्कोप क्यों पढ़े, सेल चैप्टर में इसके बारे में डिटेल बिल्कुल नहीं है, बट एज अ बायोलॉजिस्ट यू नीड टू नो अबाउट माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप अगर आपको माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर या उसके डिफरेंट पार्ट्स अगर आपको नहीं आते हैं, दैट मीन्स यू कैन नॉट मूव अहेड विद इट।
सो आप माइक्रोस्कोप के बारे में क्या जानते हैं? Let me know about it. What you people know about microscope? Ma'am, it clearly helps to visible very small parts of any organism. Naked thing which we cannot see with our eyes. It also helps to study a smallest material. Very good. But कैसे? ये जो सारी चीजें है, in that you talked about the like you basically talked about the functions of microscope. I want to ask about the structure. Ma'am, it has different types of lenses which help to resolve the. So do you know what individual part of microscope does? Yes, ma'am. माइक्रोस्कोप के पार्ट्स क्या करते हैं ये आपको पता है? आर यू अवेयर ऑफ दैट? Yes. So I am going to share now the screen and you will tell me what is the function of each and every part of microscope. Okay? बताओ. So this is basically a structure of microscope. माइक्रोस्कोप में जैसे आप लोगों ने बोला है कि लेंस यूज होता है. These are lenses. Lens have power of magnification. So light source होती है एक compound microscope. Why? First of all, tell me why it is called compound microscope. इसको compound microscope क्यों बोलते हैं? और अगर ये compound है तो simple क्या है? Class? Ma'am, may I say? Yes, yes. Ma'am, it's come with two or more convex lenses. Very good. And simple means one lens. तो अब मुझे बताना चालू करो कि इसके क्या क्या पार्ट्स है. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द लाइट सोर्स. यस बेटा. मैम लाइट सोर्स है ना, लाइट सप्लाई करती है टू ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट. तो क्या मतलब ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है बट बहुत वैलिड क्वेश्चन है कि कोई भी चीज को हम कैसे देखते हैं. जैसे आप अभी मुझे देख रहे हो, मेरे बालों के रंग काला है, तो कैसे देख रहे हो? हाउ यू नो? मैम बाय मैग्नीफाइंग एन ऑब्जेक्ट. अरे बाबा, मैग्निफिकेशन तो बात की बात है. मैं सिंपली पूछ रही हूँ, मैं कहाँ मैग्नीफाई हो रही हूँ? By our eyes. तो आईज क्या देखता है? तो क्या कैसे क्या करता क्या है वो देखने के लिए? ट्रस्ट मी, मैं मैग्नीफाई नहीं हुई हूँ, मैं इतनी मोटी हूँ. Ma'am. मैम I precisely focus on the object to magnify it. वापस से मैग्नीफाई क्यों हम मैग्नीफाई करें? अगर मैं इस पेन को मेरे सामने हाथ के पास देख रही हूँ तो क्या ये पेन मेरे सामने मैग्नीफाई हो रही ना हो रहा है? इसकी जो साइज है वो मुझे वही दिख रही है. आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ यू सी नॉर्मली, नॉट इन माइक्रोस्कोप. Ma'am, light rays enter our eyes and then reflect. Reflect the image. उससे क्या होने वाला है? हमारे आंखों में लाइट इमेज की रिफ्रैक्शन होती है. मतलब अगर मैं यहाँ बैठी हुई तुमको दिख रही हूँ, एक्चुअली मैं ऊपर से लटक रही हूँ. नहीं ना. अगर मैं देख रही हूँ कि ये इंक का डब्बा मेरे हाथ में है, मतलब ये यहीं पे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे है और मैं यहाँ देख रही हूँ. तो ये क्या केस है? सिंपल आंसर मैं एक ही चाहती थी कि लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट में गिरता है, व्हेन इट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, some amount of light is absorbed by that object,
some amount of it is reflected by that object. अब समझो पत्तों का कलर ग्रीन है, आपको पता है ग्रीन कलर में फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि लीफ जो होते हैं प्लांट्स के, दे एब्सॉर्ब ऑल विजिबल कलर देन द ग्रीन। तो ग्रीन लाइट वो क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। अब रिफ्लेक्ट करने से प्रॉब्लम क्या है? उसने समझो विजिबल लाइट्स के सातों सात जो रंग है वो सातों सात रंग को उसने उसके ऊपर हमने डाला, बट उसने क्या किया? उसने उसमें से 6 रंग को एब्जॉर्ब कर लिया, सिर्फ ग्रीन को नहीं कर पाया, तो ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब नहीं हो पाया। अब वो ऑब्जेक्ट से टकरा के जब लाइट हमारी तरफ आ रही है, जब मैं देख रही हूँ ऐसे करके, अच्छा मेरे सामने ये जो राइटिंग पैड है दैट इज ब्लैक इन कलर, तो मतलब इसका मतलब क्या है कि ये क्या कर रहा है कि सारे जो ऑब्वियसली सारे जो रीजन है उसके सारे जो कलर्स है उसको एब्सॉर्ब कर ले रहा है, इसीलिए ये ब्लैक। तो ऑब्जेक्ट से जो लाइट हमारे आंखों तक आती है वो लाइट हमें उसकी विजन देती है। दैट इज अबाउट सिंपल विजन, अंडरस्टूड। माइक्रोस्कोप में हम क्या करते हैं? ये जो लाइट्स आती है, ये जो इमेज हमारी आंखों में फॉर्म करेगी, इस इमेज को आंखों से पहुंचने से पहले इसको मैग्नीफाई करते हैं। क्या करते हैं हम? वी मैग्नीफाई द इमेज, अंडरस्टूड। क्योंकि समझो कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी साइज 1 माइक्रोमीटर है, हमारी आंखें उसको देख नहीं सकती है क्योंकि हमारी आंखों की रेंज से उसकी रेंज क्या है? कम है। तो अभी आंखें क्या करेगी इसको? it will do what? It will magnify the image. Okay, magnify होने से क्या होगा? What it will do? Ma'am, can you repeat? Yes, I can repeat. I said के दो चीजों में मिक्सअप मत होना बेटा। वन इज लाइक अ पार्ट वेयर कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम देखते हैं कैसे नॉर्मली देखते हैं, एंड सेकंड इज द रोल ऑफ माइक्रोस्कोप। हम किसी बैक्टीरिया को या अमीबा सेल जिसकी साइज समझो 85 माइक्रोमीटर है उसको देख नहीं पा रहे, इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं, वो है, बट हमारी आंखों की ताकत नहीं है उतनी छोटी ऑब्जेक्ट को हम देख पाए। इसीलिए क्या कर रहे हैं? उसके ऊपर हम लाइट डाल रहे हैं, वो एमीबा सेल के ऊपर वी आर गोइंग टू पुट सम लाइट, और वो लाइट के बाद उसमें से जो लाइट आ रही है उसकी जो इमेज हमारी आंखों तक आ रही है, वो ऑब्जेक्ट और हमारी आंखों के बीच में हम कुछ लेंसेस को रख दे रहे हैं। दोज लेंसेस आर पार्ट ऑफ माइक्रोस्कोप, और वो लेंसेस को रख देने की वजह से क्या होगा? ऑब्वियसली जो बैक्टीरिया है वो हमें उसकी एनलार्ज्ड इमेज दिखेगी। क्या दिखेगी? एनलार्ज्ड इमेज, अंडरस्टैंड। तो ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया से आई हुई लाइट नहीं होती या बैक्टीरिया नहीं होता, इट इज देयर, बट हम क्या कर रहे हैं? बैक्टीरिया और हमारी आंखों के बीच में कुछ लेयर्स ऑफ लेंस लगा रहे, कुछ फैसिलिटी ऐसे कर रहे हैं ताकि वो बैक्टीरिया हमें साफ साफ दिखे, एंड दैट वर्क इज डन बाय माइक्रोस्कोप। क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. तो अब क्या हो रहा है? देखो ये लाइट सोर्स से ऐसे लाइट आएगा, फ्रॉम दिस लाइट सोर्स there will be actually the light coming. अब ये light rays will come and fall on condenser lens. So what is the role of condenser lens? Condenser lens क्या काम करता है? Ma'am, it focuses to the object. थोड़ी सी जोर से यशवी। Ma'am, it focuses to the object. Focus what? Ma'am, object, when the light falls on the object,
then a condenser lens easily focus the object and it comes to our eyes. नहीं, कंडेंसर लेंस फोकस नहीं करता है. कंडेंसर लेंस कहाँ से फोकस करेगा? आई डिडंट गेट Ma'am, व्हाट as यू we सेड. आपकी जो स्पेसिमेन है वो ऊपर है, कंडेंसर लेंस उसके नीचे रहता है बेटा. तो लाइट कंडेंसर लेंस से होके स्पेसिमेन से आती है. स्पेसिमेन से होके फिर ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑक्यूलर लेंस होके हमारे आंखों में आती है. कंडेंसर लेंस पहले होता है, आपकी स्पेसिमेन बाद में होती है. फोकल लेंथ या कुछ उसका कुछ यहाँ व्हाट इज द रिले? यस विकी बोलो. ma'am, it takes light source and as a narrow beam and करेक्ट. it see the हम मूवीज में देखते हैं, पता है, जेल जो होती है या कुछ ऐसा सिस्टम होता है, वहां एक लाइट होती है जिसको बोलते हैं सर्च लाइट, yes या ma'am. फिर आप लेजर लाइट को देख लो. सर्च लाइट कैसा होता है देखो, जो स्ट्रीट Straight path. लाइट होती है ना हमारे पास, जो स्ट्रीट लाइट की लाइट बीम होती है, उसकी लाइट देखना ऐसे स्प्रेड होती है. और सर्च लाइट जो होती है उसकी लाइट बीम की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, वो स्प्रेड नहीं होती. वो जिस जगह पे गिरेगी उतनी ही लाइट को, जैसे स्टेज में स्पॉटलाइट होता है, स्पॉटलाइट कभी भी सबको नहीं होता है. समझो हीरो या हीरोइन पे स्पॉटलाइट होती है. ओके, सो वैसे ही कंडेंसर लेंस का काम है कि जो लाइट बीम आ रही है उसको इकट्ठा करके, इसीलिए उसका नाम कंडेंसर है. वो कंडेंसिटी करता है, कंडेंसेशन करता है. सारे लाइट बीम जो ऐसे आड़े टेढ़े थे उसको इकट्ठा करके, उसको फोकस करके एक नैरो बीम की तरह वो भेजता है. अब स्पेसिमेन जो होती है वो एक स्टेज पे रहता है, यहाँ एक स्टेज रहता है. ये स्टेज का क्या रोल है? इसको कहीं रखना पड़ेगा ना स्पेसिमेन को. व्हाट इज द रोल ऑफ स्टेज? Ma'am, it helps to stable the specimen, which helps to easy study on specimen. और स्टेज के ऊपर या तो क्लिप्स रहते हैं जिससे हम स्लाइड को एक पोजीशन में फिक्स करते हैं, या फिर मैकेनिकल स्टेज होता है उसमें नॉब्स रहते हैं, उससे आप स्लाइड को आगे पीछे ऊपर नीचे घुमा घुमा के देख सकते हैं. इसके बाद आती है आपकी स्पेसिमेन. स्पेसिमेन मतलब जो चीज आप देखना चाहते हो, जनरली उसको स्लाइड के अंदर डाल के देखा जाता है. फिर आती है ऑब्जेक्टिव लेंस. ऑब्जेक्टिव लेंस को अगर आप देखो तो इसमें हर एक ये जो पीस है, दिस इज कॉल्ड नोज पीस. ये यहाँ एक डिस्क जैसा स्ट्रक्चर रहता है जिसे बोलते हैं नोज पीस. ये नोज पीस जो होती है, यहाँ पे 3 ऐसे लेंसेज होते हैं. इन तीनों की मैग्निफिकेशन कैपेसिटी अलग अलग होती है. एक होती है 10x जिसको बोलते हैं लो पावर. 10x मतलब अगर ये 85 समझो, कोई भी चीज जिसकी हाई लेंथ या साइज 1 मिलीमीटर है, ये इसका मैग्निफिकेशन करेगा 10 मिलीमीटर, दैट इज कॉल्ड 10x. फिर होता है 45x जिसको हम बोलते हैं हाई पावर. और एक लेंस होता है 100x जिसे हम बोलते हैं ऑयल इमर्शन लेंस. जनरली स्कूल में जो माइक्रोस्कोप होता है उसमें ऑयल इमर्शन इतना होता नहीं है, इसीलिए आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल. बट आप देख सकते हो कि ऑयल इमर्शन इज द गिविंग यू 100x मल्टीप्लिकेशन. मतलब अगर सेम चीज 1 मिलीमीटर वाली है, इसको हाई पावर में जब देखोगे तो इट विल गिव यू 45 मिलीमीटर लेंथ. दिस विल बी इन लो पावर, दिस विल बी इन हाई पावर. एंड वही चीज को अगर आप ऑयल इमर्शन में देखोगे तो ये आपको 100 मिलीमीटर का दिखेगा. ओके, अब लाइट रेज यहाँ से ट्रेवल होके आपकी स्पेसिमेन के थ्रू पास करके, आपकी लेंस के थ्रू पास करके यहाँ आएगा. यहाँ जनरली एक प्रिज्म रहती है जो लाइट की बेंडिंग को प्रमोट करता है. और फाइनली आपके लाइट रेज जो है वो आएंगे ऑक्यूलर लेंस. ये ऑक्यूलर लेंस क्या चीज है? व्हाट इज दिस ऑक्यूलर लेंस?
ऑक्यूलर लेंस को एक दूसरा शब्द से भी एक्सप्रेस किया जाता है, दैट इज कॉल्ड आई पीस। जनरली इसकी मैग्निफिकेशन या तो 10x होता है या फिर 15x होती है। तो अब समझो कोई भी चीज को अब अगर लो पावर में देख रहे हो, उसकी टोटल मैग्निफिकेशन होगा 10x मल्टीप्लाइड बाई 10x, ऑक्यूलर का 10x, मतलब इसकी टोटल मैग्निफिकेशन हो जाएगा 100x। अगर हाई पावर में आप देख रहे हो तो जब तक वो आपकी आंखों में पहुंचेगा, इट्स मैग्निफिकेशन विल बी, that is called 450 times magnified. And if you are looking into oil immersion, it will be 100x multiplied by 10x, so it will be 1000 times what I can say magnified by reaching at your eyes. ठीक है, तो इसी तरीके से माइक्रोस्कोप हमें मदद करती है। इसमें कौन सी पार्ट लेबल नहीं किया हुआ है, और एक बता सकते हो आप? और दो चीजें होती है इसमें जो बहुत जरूरी होती है, जिसके बगैर माइक्रोस्कोप काम ही नहीं कर सकता है। यहाँ फिगर में है बट वो चीज नहीं दिखाया है, ये सिर्फ मैकेनिकल स्टेज। स्टेज तो वी डिस्कस ना बेटा। मैम रोटेटिंग एक्सिस, स्क्रोल जैसा। रोटेटिंग No एक्सिस नहीं बोलते हैं इसे, ये वाली जो छोटी वाली है इसको बोलते हैं फाइन एडजस्टमेंट। डायोप्टर एडजस्टमेंट। डायोप्टर एडजस्टमेंट नहीं होती। हाँ, बट बोल सकते हो पावर, बट इट्स नॉट कॉल्ड डायोप्टर एडजस्टमेंट, इट्स हैविंग जनरली दिस टर्मिनोलॉजी, कोर्स एडजस्टमेंट। ये क्या करते हैं, इन दोनों का क्या रोल है, काम क्या है? ये क्या करते हैं, these two adjustments actually are maintaining the like adjustments are there, maintains the focal length। आपने लाइट का चैप्टर 10th में पढ़ा होगा, आपको पता है किसी भी ऑब्जेक्ट का बेस्ट इमेज जनरली उसकी फोकल पॉइंट पे आती है ना? आप अगर स्क्रीन को फोकल पॉइंट पे रखोगे, उस ऑब्जेक्ट की बेस्ट इमेज वहीं पे आती है। तो ये क्या करता है, एक ये जो ऊपर की बीम है ना, इसकी लेंथ को एडजस्ट करता है। आप इसको करोगे, ये पहले कोर्स एडजस्टमेंट से मिनिमम एडजस्टमेंट कर लिया जाता है, दिखता है कि सैंपल दिखता है कि नहीं दिखता है, फिर फाइन एडजस्टमेंट से एडजस्ट किया जाता है। कोर्स एडजस्टमेंट को आप घुमाओगे तो ये पूरी जो एरिया मैंने मार्क किया है वो ऊपर नीचे आएगी जाएगी, ठीक है, और ऊपर नीचे आएगी जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक बार एडजस्ट होने के बाद अब फाइन एडजस्टमेंट से आप एडजस्ट करोगे, उसमें भी वो ऊपर नीचे आएगी जाएगी, बट उसमें मूवमेंट बहुत बारीकी से होता है। मतलब आपने घुमाया तो वो मूवमेंट यू कैन नॉट सी एनी विजिबल मूवमेंट। कोर्स एडजस्टमेंट की जो मूवमेंट होती है वो आराम से दिख जाती है, ठीक है। और एक चीज यहाँ मिसिंग है, उसको लेबल भी नहीं किया है, जहां कंडेंसर लेंस होता है वहां एक मेम्ब्रेन रहती है which adjusts the amount of light, that is called diaphragm। It adjusts the amount of light, कितना लाइट अंदर जाएगा स्पेसिमेन तक या आपकी जो स्टडी ऑब्जेक्ट है, is adjusted। So I want all of you कि आप जब लैब में जाओ, you know about these parts, और आप देखो पहले बार स्टडी करके कि these are the microscope and its parts। Obviously I'll try and find out some video of microscopy। हम आज I follow a policy in every lecture। We generally revise once again what we studied today, and at the beginning of lecture in the next day we will once again revise। एक बार बोल लेते हैं हम कि क्या क्या हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा।
It will help us to stay connected. तो आज हम वही प्रोसीजर करेंगे because your timing of lecture is up to 7:45. So हम अभी रिवाइज करेंगे कि what we studied today. Before that, I want to talk about another thing. ये पुरानी, is this part clear to everyone? Compound light microscope. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sure, लॉक Yes, किया ma'am. जाए. चलो. Yes, तो ma'am. ये वाली पार्ट पढ़ने के बाद आई वांट टू से कि इंसान लाइट माइक्रोस्कोप से मतलब चुप नहीं हुआ. एक्चुअली ल्यूएनहॉफ ने जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज की बनाया था, दैट वाज प्रिमिटिव, इट वाज नॉट एबल टू सी द डिटेल्स. उसके बाद लाइट माइक्रोस्कोप भी आजकल बहुत इम्प्रूव हो गया है. एक टाइम पे किसी को ऐसा आइडिया नहीं था कि हम लाइट माइक्रोस्कोप में बल्ब भी फिट कर सकते हैं. तो पहले के जमाने में क्या होता था, दिन के वक्त जब सनलाइट है तब रिसर्च चलेगा, जब नहीं है तब बंद. ऐसा थोड़ी ना होता है. नाउ दे फिटेड इलेक्ट्रिक बल्ब एंड वी कैन डू माइक्रोस्कोपी एनी टाइम वी वांट. वैसे ही लाइट के कुछ लिमिटेशंस हैं. लाइट माइक्रोस्कोप एक सर्टेन लेवल तक मैग्निफिकेशन दे सकता है. लाइट माइक्रोस्कोप से हम वायरस सेल भी नहीं देख सकते. वायरस जो होता है एंड सेल के जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, दे आर नॉट विजिबल बाय लाइट माइक्रोस्कोप. इसीलिए देयर इज लाइक डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इसमें से जो माइक्रोस्कोप सबसे ज्यादा काम हुआ है, that is electron microscope called transmission electron microscope. आपको जस्ट मैं ब्रीफ आइडिया दे रही हूँ कि इसके केस में इलेक्ट्रॉन बीम को एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन यूज किया जाता है. जैसे इन केस ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप, लाइट इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, यानी जिसके द्वारा हम देखते हैं. इसमें इलेक्ट्रॉन्स को यूज किया जाता है. व्हाई इलेक्ट्रॉन? बिकॉज वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन beam is different. It gives better magnification. तो आप देख सकते हैं, मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था कि आप अगर एक लाइट माइक्रोस्कोप में ऑयल इमर्शन लेंस यूज कर रहे हो और ऑब्जेक्टिव यानी ऑक्यूलरी आईपीस यूज कर रहे हो, तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन जो आपको मिल सकता है, दैट इज 100 मल्टीप्लाइड बाय 10, दैट इज 1000x. और यहाँ TEM का मैग्निफिकेशन आप देख सकते हो. इट हैज आफ्टर 1 2 3 4 5 6 x. ठीक है. अच्छा, माइक्रोस्कोपी में और एक चीज की बहुत बड़ी कंसेप्ट होती है. माइक्रोस्कोपी क्यों? कैमरा में भी हम देखते हैं ना. हम कॉस्टली फोन खरीदते कि नहीं खरीदते कि उसका कैमरा अच्छा होगा. हम बोलते हैं इतने मेगापिक्सल कैमरा है. आप लोग मेरे से ज्यादा अच्छा जानोगे. बोलो विकी. Yes, ma'am. I think Dhruvanshi is also wants to say something. बोलो Dhruvanshi. Do you agree with me? तो ये Yes, ma'am. ये हम जब बोलते हैं 15 मेगापिक्सल कैमरा है मेरे पास, मुझे तो पता भी नहीं है. हाँ, इससे याद है, देखना है. पता नहीं मेरे फोन का कैमरा का क्या मेगापिक्सल है. एनीवेज, लाइक क्या है? इट्स अबाउट रिजोल्यूशन. व्हाट डू वी मीन बाय रिजोल्यूशन? समझो एक इंसान का हाथ है, उसका ये इमेज है. अब ये एक्चुअली है इतना छोटा, इसको मैग्नीफाई किया गया. एक इमेज ऐसा आया है और दूसरी इमेज में भी मैग्नीफाई किया गया. दूसरी इमेज ऐसी आई है. अब ये आप ए वाले इमेज को ज्यादा अच्छा बोलोगे या बी वाले इमेज को ज्यादा अच्छा बोलोगे? बी वाले. क्यों? मैग्नीफाई ज्यादा हुआ है. बड़ा तो ज्यादा ए हुआ है ना. Highly resolution. Perfect That- structure. हमेशा याद रखना कि जब हम माइक्रोस्कोपी की बात करते हैं, माइक्रोस्कोपी में दो चीजें जरूरी है. सिर्फ मैग्नीफाई नहीं होना पड़ेगा. We should not only consider about magnification. मैग्निफिकेशन के अलावा दूसरी जो चीज जरूरत है, that is called resolution.
तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजोल्यूशन इतनी होती है कि आप एटम को भी उसके द्वारा देख सकते हैं. सो यू कैन अंडरस्टैंड. बट एक उसकी डिसएडवांटेज भी है. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कभी भी हम लिविंग स्पेसिमेन नहीं देख सकते. वी कैन नॉट सी. सो यू कैन सी हियर इन दिस इमेज. ये ब्लू वाला जो आप देख रहे हो, this is electron microscopic image created by transmission electron microscope. ये उसका स्ट्रक्चर है. एट योर लेवल इट्स नॉट रिक्वायर्ड, सो आई एम नॉट डिस्क्राइबिंग, जस्ट फॉर ए रेफरेंस मैंने दिया. आप सिर्फ यही की चीज याद रखना, इसमें लाइट जो सोर्स होता है ऑफ इल्यूमिनेशन दैट इज इलेक्ट्रॉन, और जो लेंसेज होते हैं वो कांच के नहीं बने हुए होते. अनलाइक लाइट माइक्रोस्कोप, दिस आर मेड अप ऑफ मैग्नेटिक कॉइल्स. वैसे ही दूसरी TEN दैट इज दैट टनलिंग माइक्रोस्कोप, उससे बेहतर होता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. सेम दैट इज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इसकी इमेज और अच्छी होती है क्योंकि ये 3D इमेज होती है. आप देख सकते हो सेम इमेज आपने जब TEM से देखा था, ACM से, वो कितनी डिटेल्ड है. इसके अलावा कोई भी चीज अगर फ्लूरेसेंट कलर की है तो उसको हम फ्लूरेसेंट कलर के माइक्रोस्कोपी से देख सकते हैं, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी से देख सकते हैं. तो सेम ऑब्जेक्ट जो एमीबा है ये लाइट माइक्रोस्कोप में है. ये एमीबा के स्यूडोपोडिया को हम देख सकते हैं. सेम एमीबा इन ट्रांसमिशन दैट इज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. यहाँ आप देख सकते हो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, ब्राइट फील्ड स्टेन्ड माइक्रोस्कोप, ये आपकी फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप. सेम चीज की अलग अलग इमेजेस. तो डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सा स्पेसिमेन स्टडी करना चाहते हो, अलग अलग माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स होती है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं. तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? हु इज गोइंग टू ब्रीफ दिस? यस विकी, आई कैन श्योर योर सी योर हैंड्स रेज्ड. बेटा मुझे कौन ब्रीफिंग देगा कि आज हम क्या क्या पढ़े? Who will tell me? May I? बोलो बोलो. Ma'am, today we have learned that what is cell, what are tissue, how cell theory, who discovered cell theory, who discovered nucleus, who Cell discovered doctrine. cell theory drawbacks, etc. And we see microscope compounds, microscope structures, and the function of microscope. Okay. Great. तो हम कल मिलेंगे. Time will be shared by sir. We will continue our discussion. कल एक ही दिन में we will talk about prokaryotic cell. So I request all of you कि आप जो पढ़े हैं उसको रेफर करके रखना. And जो लोग पढ़ चुके हैं पहले, I am going to ask questions. मतलब like हम interaction करेंगे जैसे आज कर रहे थे. You answer, it will be an excellent way to revise. Okay? So yes बेटा. Okay. बोलो बेटा. मैम अगर हमने पहले इस चैप्टर के नोट्स बना लिए तो फिर पहले इस चैप्टर के नोट्स बना देते तो बेटा your voice is not clear. Ma'am, she is telling that she has made all the notes of this. हाँ, सो आप वो नोट्स लेके बैठो और जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बोलती जा रही हूँ उसमें ऐड कर लो. योर नोट्स विल बी मोर रिचर. दैट इज बेस्ट ना. हाँ, शी इज Yes, ma'am. thumbs up sign. All of you can do that. आज भी मैं वही करती हूँ. Every time I study, I find some extra point. है ना? And our notes becomes richer. Okay, बेटा. Then I guess no doubts is there. I am ending the meeting. Okay, let's meet. And if you have any doubt, gather them up. We will talk about them in our next lecture. Bye. Bye to all of you. Bye. 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 Bye.